तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वैलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 48 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग पे अटैक हो रहा होता है, लेकिन लू फेंग ने भी अपनी विल पावर का यूज करके सब पे अटैक कर दिया होता है। इसे देखकर वो सभी बंदे भागने लगते हैं, क्योंकि हर डेमन काइट कहता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा है। लू फेंग ने अपनी रिफाइनिंग द माइंड ब्लेड टेक्निक को यूज करके उन पे अटैक किया था, जो कि एनिमी के दोनों डिवाइन बॉडीज और उसके माइंड और स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी था। अब लू फेंग ने अपने सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ विल पावर के पावर को ही यूज़ किया होता है, जिसके कारण हर डेमन नाइट भी नॉक हो जाता है। मानो ऐसा था कि उसके माइंड को टुकड़ों में बांट दिया था। उसकी जो दर्द थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो उसको सह भी नहीं पा रहा होता है। अब 6 शैडो किल फॉर्मेशन, जो कि 6 कोलोसियल मैकेनिकल ट्रेस होता है, वो भी यूनिफाई नहीं होती और वो भी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि इसको माइंड और स्पिरिट से ही कंट्रोल किया जाता है। और लू फेंग ने अपनी माइंड से ही सब पे अटैक किया जाता है, और सब लीडर ने ही अपने कॉन्शियसनेस को लॉस्ट कर दिया, तो बाकी सब करेगा क्या ही। जितने भी मेंबर्स थे वो सभी स्कैटर हो जाते हैं। उन सब की माइंड इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इसको सह पाते हैं, और वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सभी मारे जाते, सिर्फ स्ट्रॉन्ग को छोड़कर। लू फेंग अपने हाथों को वेप करता है और सारे सैटर्ड कोलोसियल मैकेनिकल ट्रेजर को अपने पास रख देता है, जिसको देखकर हर शैडो सेक्ट मास्टर और 18 एल्डर्स वो हैरान हो जाते और कहते हैं ये मुश्किल, ये मुमकिन कैसे है, ऐसा हो कैसे सकता है। और सब बहुत ही गुस्से होते हैं। और एल्डर जियान कहता है कि इसके पास पीक के उस विल पावर है, इसकी विल पावर टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग की 6 स्टैंड ऑफ किल फॉर्मेशन भी इसको रोक नहीं सकती है, चाहे कुछ भी कर सके। अब ये सब जानकर वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक इटर्नल ट्रू गॉड के पास एक पीक के उस विल पावर होना ये बहुत ज़्यादा बात होती है। पीक के उसकी बात होती है तो वो नॉर्मल देखा जा सकता है, लेकिन पीक केओस की बात की जा रही है, जो कि हाईएस्ट लेवल होती है। ऐसा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लगभग रेयरली ही देखा जाता है। और इसी कारण वो सब इसका फेस नहीं कर सकते हैं, और वो सब डरने लगते हैं, क्योंकि वो इस विल पावर से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं। लेकिन आखिर क्या किया जाए, वो सब लू फेंग के सामने है, और लू फेंग ऐसे ही उन सबको थोड़े न जाने वाला था। लू फेंग उन सब पे अटैक कर देता है। अब इस समय यान फेंग पवेलियन का डीचू उन सबको देख रहा होता है। वो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है केओस रियलम में, जो कि इसने दूर से ही देख सकता था, लेकिन वो केओस रियलम का बंदा था, तो वो भी फाइट के बीच में नहीं आ सकता था। और वो भी लू फेंग की इस पावर को देखकर हैरान हो गया होता है। और सडनली लू फेंग उन सबको मारना शुरू कर देता है, और साथ में मोरोसा भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैंने सब अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया है। तो लू फेंग कहता है बहुत अच्छी। अब मोरोसा यहाँ पे बहुत ही खुश होता है, लेकिन सडनली दिखाया जाता है कि वहाँ पे फिर से एक पावरफुल किलिंग अरे बनने लगती है, जो कि एक डिस्ट्रक्शन पार्ट किलिंग फॉर्मेशन होती है, जिसको देखकर मोरोसा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसके काम अब देखा जाए तो मोरोसा ऑलरेडी केओस रियलम पे आ चुका था, वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन सोर्स पार्ट को देख सकता था, इसलिए वो बड़ी आसानी से ये फॉर्मेशन को जान गया होता है। वो कहता है कि इसका जो क्रिएटर है वो हर्ट शैडो सेक्ट है, जिसका लेवल मुझसे हाइयर है, लेकिन देखा जाए तो इसकी वजह से ये जो डायग्राम है 360 इटर्नल ट्रिगर्स से भी इम्प्रेसिव है, और ये फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मोरोसा अपने मास्टर से कहता है, मास्टर अगर हम लोग इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए तो यहाँ पे हमें अपने कुछ अनयूजुअल पावर को शो करना पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे मोरोसा को अपनी केओस रियलम के पावर को यूज़ करना पड़ सकता है, और कहते हैं कि हमें पहले से ही यहाँ से निकलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे टोटल 360 इटर्नल ट्रिगर्स आ चुके होते हैं, ताकि वो फॉर्मेशन डायग्राम को बना सके, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए बुला लिया होता है सेना को। वो जान चुके थे कि लू फेंग को मार पाना इतना भी आसान नहीं है, और 360 इटर्नल ट्रिगर का सामना कर पाना एक फॉर्मेशन के हिसाब से ये भी बहुत ही मुश्किल होता है, जिसको जानकर लू फेंग कहता है ठीक है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और वो सब खत्म भाग जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके कारण वो सब भी नहीं कर पाते। अब देखो लू फेंग ने पहले 3 कंसेक्यूटिव अटैक्स को कर दिया होता है, ताकि वो उनके माइंड्स को यहाँ पे हिला दे और उनके पास टाइम हो सके, और यहाँ से उन सब पे साइलेंट भी हो जाते हैं। अब देखो ये 3 स्टैक वो उस फॉर्मेशन को सह तो लेते हैं, लेकिन ये पावर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बाद में वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। इसे देखकर तो वो लोग विश्वास ही नहीं होता। 18 हेल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे वो भाग कैसे गया। अब यहाँ पे जियान कहता है कि उस लू फेंग के पास पीक के उस लेवल की स्पीड पावर आ चुकी थी, इसी कारण वो यहाँ से भाग पाया, और मैं उसे कभी भी रोक नहीं सकता।
और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने 6 कोलोसियल मैकेनिकल ट्रेजर्स और कई सारे डर्न्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स को खो दिया होता है इस फाइट में, जिसके कारण वो बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि वो लू फेंग का एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि इसी कारण तो यहाँ पे ये बंदा इतनी ज़्यादा प्राइस को मांगने को तैयार था और लू फेंग को 2 बिलियन यूनिवर्स, लेकिन उन्होंने सोचा था कि लू फेंग इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उन्होंने पैसे नहीं दिए होते। अगर लू फेंग को वो दे देते तो लू फेंग इतना कुछ नहीं करता और उनके लिए बहुत ही आसानी से सब चीज़ होने लगता। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जियो जो कि दूर से इन सबको देख रहा होता है और इन सबको देखकर वो भी हैरान हो जाता है। फिर हमें सीन चेंज कर सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेड आर्मर में डार्क ऑरा में घिरा हुआ एक बंदा होता है जो कि लिन मार्किस होता है, जो कहता है कि ये लोहे की पावर तो मेरी सोच से भी ज़्यादा निकली, इसकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कुछ ही लोग हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बंदा फिर से कहता है कि हाँ लेकिन फिर भी क्या, वो एक लौता बंदा है, हमारे इस बैटल के आउटकम को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उनको क्या पता वो लू फेंग है, उसके हिसाब से वो चाहे तो पूरे बैटल का ही काया पलट कर सकता है। अब वो सब फिर से इसमें आने लगते हैं। अब लू फेंग अपने साथ आ जाता है और वहाँ पे आगे बढ़ चुका होता है और तभी लू फेंग के सामने कमांडर जियांग भी आ जाते हैं, जहाँ पे जियांग कहता है कि मार्कस तुम्हें मिलना चाहते हैं और यहाँ पे वो तुमसे मिलने के लिए मुझे भेजे हैं। तो लू फेंग कहते हैं कि क्या मार्कस यहाँ पे आए हैं? तो जियांग कहता है कि हाँ वो यहाँ पे आ चुके। तो लू फेंग कहता है चलो उनसे मिलने चलते हैं। अब लू फेंग की ये पावर की बात सब जगह फैल गई थी, उनको मार्कस को भी पता चल गया था कि लू फेंग ने क्या कारनामे किए होते हैं। और लू फेंग मार्कस के सामने आता है, वो उसको सामने ग्रीट करते हुए कहता है मार्कस अब ये जान जुंग। मार्कस कहता है लू हिंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। अब ये जानकर लू फेंग सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस मार्कस की पावर कितनी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अभी के फिलहाल अभी उनके लिए क्या ठीक है। अब लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे मार्कस मुझे 1 बिलियन यूनिवर्स सेंट्स देने को तैयार है तो मैं यहाँ पे नेचुरली मार्कस के आर्मी को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जियांग जू मार्कस कहते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन क्या तुम अभी चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 1 बिलियन यूनिवर्स सेंट भेज दूँ या फिर यानफेंग पवेलियन के अकाउंट में, या फिर मैं तुम्हें डायरेक्टली दे दूँ? तो लू फेंग कहता है कि डायरेक्टली दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है मैं पर्सनली तुम्हें 3 दिन बाद आके दे दूँगा, चलो ड्रिंक करते हैं। वो दोनों ड्रिंक करते हैं जहाँ पे मार्कस लू फेंग की तारीफ़ कर रहा होता है कि यहाँ पे तुम्हारी पावर तो काबिल तारीफ़ की जाती है। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि उनमें ऐसे ही और भी बातें होने लगती हैं, जिसके बाद लू फेंग वहाँ से चला जाता है मोरोसा के साथ। उसके जाने के बाद हमें वहाँ के एक एम्प्टी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जवान सा बंदा आता है, मार्किस की तरफ देख कर कहता है कि आपने सिर्फ एक लोहे के लिए 1 बिलियन यूनिवर्स सेंट दे दिया है, यहाँ तो आपने जनरल यू को बुलाने के लिए सिर्फ 600 मिलियन यूनिवर्स सेंट दिए थे और आप जिसके पास यहाँ पे उतनी थी। अब जियांग जू मार्कस कहता है कि इस लुहे ने अपने पास से केओस लेवल पीक विल पावर को दिखाया था जो कि हमारे बैटलफील्ड में बहुत ही काम देगा। अब देखा जाए तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी प्राइस वर्थ नहीं है, लेकिन इसकी विल पावर की वजह से ही मैं इसको 1 बिलियन दिया हूँ। जिसके बाद मार्कस कहता है कि तुम्हें लगता है तुम सिर्फ पैसों को देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी विल पावर की वजह से हमने उसने क्या किया है अभी। और ये भी मत भूलो कि यहाँ पे लुओ ही नहीं बल्कि उसका सर्वेंट भी बहुत पावरफुल है, और जबकि हमने लुओ फेंग को हायर कर लिया तो हमें फ्री में उसका सर्वेंट भी मिल गया है जो कि इटर्नल ट्रू गॉड की पावर को रखता है, जिसके कारण हमें तो और भी फ़ायदे का सौदा मिला था। तो ये जानकर वो भी समझ जाता है कि उसके फादर ने बहुत अच्छे से पैसे स्पेंड किया था। और वो यंग मैन कहता है कि फादर आखिरकार हम एक्शन कब लेंगे? तो वो कहता है कि हमारी फोर्स अभी सफिशिएंट नहीं है, हमें इंतजार करना होगा ताकि हम यहाँ पे रीइंफॉर्मेशन को बुला सके। अब जैसे लू फेंग को उन्होंने रिक्रूट किया था वैसे ही कई सारे इटर्नल ट्रिगर्स और कई सारे अदर्स बंदे को भी वो सिटी के बाहर से बुला रहे होते हैं। और लू फेंग अभी वहीं पे कुछ 100,000 किलोमीटर दूर एक टेम्प्रेरी रेसिडेंस में रह रहा होता है, जहाँ पे लू फेंग अपने कल्टीवेशन चैम्बर में जाके बैठा हुआ होता है। वहाँ पे अपने स्टार टावर में जाता है और दिखाया जाता है जितने को बंदे को लू फेंग ने बचाया होता है वो सभी लू फेंग का धन्यवाद करते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से थैंक यू वाली सेरेमनी हो लीजिए, क्योंकि लू फेंग ने जिसको बचाया था वो सभी लू फेंग का यहाँ पे धन्यवाद कर रहे होते। तो बाकी सबको स्किप करके मैं मेन लैंड्स पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रीम पवेलियन को भी दिखा रहा होता है जहाँ पे मास्टर भी उसका धन्यवाद
धन्यवाद कहते हैं कि यहाँ पे आपकी वजह से ही मैं बच पाई हूँ, वरना अगर मैं उन सब के हाथ पे चढ़ती तो यहाँ पे मैं उन सब का खिलौने के अलावा कुछ और नहीं कर पाती। इसके बाद तो लू फेंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं। जहाँ पे फिर समय ऐसे ही चलने लगता है। अब देखो फिर से यहाँ पे थैंक्स गिविंग होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग अपनी स्टडी को कंप्रीहेंशन को कंटिन्यू करता, क्योंकि अभी वक्त में यहाँ पे वॉर पोस्टपोन्ड हो चुका होता है, क्योंकि उन सब के लिए बहुत ही बड़ा लूज हुआ होता है। लू फेंग ने कई सारे इटरनेटल गॉड्स को मार दिया होता है, फाइट में भी बहुत ही कुछ हुआ था। दिन ब दिन बीतने लगते हैं, वहाँ पे सिटी थोड़ा सा पीस में जाने लगता है। अभी लड़ाई नहीं हो रही होती है, मानो सब चीज़ अभी थमसा गया होगा। और यहाँ पे हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, हेड हार्ट शैडो सेक्ट के बंदे को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अभी यहाँ पे हमारे पास उतनी कैजुअलिटीज़ नहीं है, क्या हमें सिटी लॉर्ड मेंशन पे ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, हमने अभी कम्प्लीटली सिटी लॉर्ड मेंशन को घेर रखा है और वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो खतरा भी हमें नहीं पहुँचा सकते। अभी हमें इंतज़ार करना होगा, हमें पेशेंसली वेट करना होगा ताकि हम उस पर फिर से अटैक कर सकें। और वो लोग फिर से प्लान बनाने लगते हैं और अब फिर दिखाया जाता है 10 दिन और बीत जाते हैं लू फेंग को हार्ट शैडो सेक्ट में रहे हुए, और तभी वहाँ पे 2 और बंदे अपीयर हो जाते हैं जो कि लू फेंग को पैसे देने के लिए नहीं, लू फेंग को पैसे देने के लिए नहीं, हाँ वही देने के लिए आए हुए होते हैं। लू फेंग को 1 बिलियन मिल भी जाते हैं। जिसके बाद इस सीन को यही कट करते हैं, क्योंकि फिर से वही सारे ड्रामास की बात होने वाली कि कैसे कैसे अभी ये सब हुआ होता है। लू फेंग की विल पावर की वो तारीफ करने लगते हैं, जिसके बारे में आपको पता ही, तो इसको भी मैं स्किप करता हूँ। अब वो लोग मोरोसा को भी देख पा रहे होते हैं कि मोरोसा की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सब को भी मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे 95% इटर्नल ट्रू गॉड्स बाहर से आ चुके होते हैं। लू फेंग भी इन सब को समझ पा रहा होता है। अभी के हिसाब से यहाँ पे कई सारे बंदों को बुलाया गया होता है। सबसे ज़्यादा महंगा लू फेंग होता है, जिसकी कॉस्ट 1 बिलियन होती है। सेकेंड नंबर पे जनरल योंग जिसको कि बुलाने में 600 मिलियंस लगे थे, क्योंकि वो एक फॉर्मेशन मास्टर थे। और यहाँ पे ऐसे ही कई सारे बंदे को बुलाया गया होता है। यहाँ पे वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये जियांग योंग आता है, वो कहता है कि गॉड और मोरोसा क्या आप दोनों रेडी हैं मेरे रेसिडेंस में चलने के लिए। तो लू फेंग कहता है चलो चलते हैं। जिसके बाद लू फेंग वहाँ जाता है और वहाँ के फॉर्मेशन को देखता है, जिसको देखकर लू फेंग कहता है ये फॉर्मेशन तो सच में स्ट्रॉन्ग है। तो जियांग योंग क्या प्राउड होते हुए कहता है कि ये जनरल यू की कमांड में बनाया गया है, जिसकी अभी पावर 70% ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ तक ली जा सकती है। मतलब ये हुआ कि बैटलफील्ड में एनिमी का स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगा। ये जानकर लू फेंग भी हैरान होता है कि ये फॉर्मेशन तो सच में यहाँ पे यूजफुल होते हैं। और वो कहते हैं कि लू फेंग आपको भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि बैटल किसी भी वक्त हो सकता है। और लू फेंग भी यह कहता है कि हाँ उस वक्त बैटल टफ हुई थी। अब देखो फिर से माहौल का जंग का माहौल होने वाला था, यहाँ गर्माहट चल रही होती, क्योंकि किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। लू फेंग मोरोसा की तरफ देखकर कहता है बैटल बहुत जल्द शुरू होने वाली है, खुद को प्रिपेयर कर लो। और फाइनली यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म होता है और डे आ जाता है, जहाँ पे वो एक बड़ी ही लाउड वॉइस आती है पूरे कैंप में, जो कहती है कि हार्ट शैडो सेक्ट आ चुकी है। यहाँ पे सब लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं और जनरल यू चिल्लाकर कहते हैं चलो उनको क्रश करना। और सब लोग कहते हैं बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अब लू फेंग और मोरोसा साथ में खड़े थे, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो खेलने का वक्त हो चुका है, उन सबको अपनी असली ताकत दिखाने का वक्त भी आ चुका है। तब समझ लो यहाँ पे पूरी तरह से बैटल होने वाली है। अभी तक हमने नॉर्मल बैटल्स को देखी है, जहाँ पे अभी वो सिटी लॉर्ड के पास सारी फोर्स मौजूद नहीं थी, अपने वो फॉर्मेशन की वजह से बचे हुए थे। लेकिन यहाँ हुआंग सिटी के लोग और वो शैडो सेक्ट के बंदे भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुके थे। और यहाँ पे हेड ऑन एंड कन्फ्रंट बैटल होगी, जहाँ पे लू फेंग भी अपनी ताकत को दिखाएगा, जहाँ पे फुल पावर तो नहीं होगी लेकिन वो अपने पावर को जरूर दिखाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और लू फेंग कितनों को मारता है। तब तक के लिए बाय।